के लिए उसने सब कुछ सह लिया, लेकिन एक सुबह जब उसकी आंख खुली तो माँ बाप उसकी गोद में मृत पड़े थे। पूरे शहर ने उसे ही कातिल मान लिया। उम्र कम होने की वजह से अदालत ने उसे फांसी नहीं दी, मगर अदालत से बाहर निकलते ही पूरे कस्बे के लोग उसे गालियां देने लगे। उसके छोटे भाई बहन इतने छोटे थे कि कहीं और जा नहीं सकते थे, इसलिए मजबूरी में उसी के साथ रहने लगे। लेकिन वे उससे नफरत करते थे, उससे डरते थे। उनकी आंखों में हमेशा डर और घृणा दिखाई देती थी। बड़े होते ही सब उसे छोड़कर चले गए। समय बीता, दूसरा भाई एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तीसरा भाई मशहूर हार्ट सर्जन बना और छोटी बहन देश की नामी सिंगर बन गई। फिर एक दिन उन्हें पुलिस का फोन आया, क्या आप लोग शाहबाज के परिवार वाले हैं? उसने फिर किसी की हत्या कर दी है। दूसरा भाई गुस्से से बोला, उसे उसी दिन मार देना चाहिए था जब उसने हमारे माँ बाप को मारा था। इस बार अदालत ने बिना किसी हैरानी के उसे मौत की सजा सुना दी, लेकिन जेल में मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे थे। तभी उसके भाई बहन उससे मिलने आए। दूसरा भाई नफरत से बोला, कातिल कभी अपनी आदत नहीं बदलता। अस्पताल में सबको पता चल गया कि वो मेरा भाई है, अब लोगों का सामना करने में शर्म आती है। तीसरे भाई सोहिब ने भी गुस्से में कहा, मेरे सारे इंटरव्यू कैंसिल हो गए, अवार्ड भी हाथ से निकल जाएगा। कुछ देर चुप रहने के बाद दूसरे भाई ने कहा, सुना है साइंस इंस्टीट्यूट ने एक मशीन बनाई है जो इंसान की यादें पढ़ सकी है। अगर इसकी यादें सबके सामने आ जाएं तो दुनिया को पता चल जाएगा कि ये जन्म से ही दरिंदा था और हम सिर्फ इसके शिकार थे। सबने तुरंत हामी भर दी। मशीन मंगवाई गई। वैज्ञानिक ने चेतावनी दी, ये मशीन दिमाग की गहरी यादें निकाल सकती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। इंसान की मौत भी हो सकती है, इसलिए पहले इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। सोहिब ने तुरंत साइन कर दिए। मैं डॉक्टर हूँ, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। छोटी बहन ने तो लाइव स्ट्रीम तक शुरू करवा दी ताकि पूरी दुनिया देख सके कि उसका भाई कितना बड़ा अपराधी है। धीरे धीरे धुंधली यादें साफ होने लगी। ये उनके माँ बाप की मौत के 1 साल बाद की बात थी। उनका छोड़ा हुआ छोटा सा ढाबा किसी तरह चल रहा था। 15 साल से भी छोटा एक लड़का अपने 3 छोटे भाई बहनों को पाल रहा था। गुंडों को हफ्ता देने के बाद अगले महीने के खाने के पैसे तक नहीं बचते थे। तभी अंदर से आवाज आई, भैया छोटे को तेज बुखार है, 40 डिग्री से ऊपर। शाहबाज बाहर आया। छोटा भाई उससे हमेशा डरता था। बात करते समय भी दरवाजे के पीछे छिप जाता था। शाहबाज ने जेब में पड़े आखिरी 15 रुपए देखे और दांत भींच कर बोला, तुम लोग घर संभालो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो बर्फीली रात में बाहर निकल गया। यादें देख रहे उसके भाई ताना मारने लगे। देखा, छोटे भाई को इतना तेज बुखार था, फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। खुद घूमने निकल गया था। दृश्य बदल गया। शाहबाज कस्बे की अकेली मेडिकल दुकान पर पहुंचा। आंटी, ये दवा मुझे अभी दे दीजिए, मेरे पास सिर्फ 15 रुपए हैं, बाकी पैसे 2 दिन में दे दूंगा। दुकान वाली ने उसे घूरते हुए कहा, भाग यहाँ से, अपने माँ बाप के कातिल अपशकुनी कहीं के। वो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती है। काफी देर विनती करने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं बचा तो शाहबाज चुपके से दुकान में घुसा, दवा उठाई और मेज पर अपने 15 रुपए रखकर भाग गया। लेकिन दुकान वाले पति पत्नी ने उसे पकड़ लिया। चोर कहीं का, चोरी भी करेगा? शाहबाज रोते हुए बोला, मैंने पैसे रख दिए हैं, मेरा भाई बहुत बीमार है, 2 दिन में बाकी पैसे दे दूंगा, प्लीज दवा मत छीनिए। लेकिन उसने दवा सीने से चिपका कर रखी और छोड़ने से मना कर दिया। गुस्से में दुकान वाले ने उसे बुरी तरह पीटा। भारी बर्फबारी में उसका दुबला शरीर सफेद बर्फ में दब गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसका हाथ बुरी तरह घायल था। घाव ठंड से जम चुका था। उसने जैसे तैसे कपड़ा बांधा और लड़खड़ाते हुए घर भागा। घर पहुंचते ही भाई चिल्लाया, इतनी देर कहाँ थे? शाहबाज ने कुछ नहीं कहा, बस दवा उसके हाथ में दी और बोला, ये छोटे को दे देना, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर वो अपना घायल हाथ छिपाते हुए बाहर चला गया। यादें देख रहे भाई बहन सन्न रह गए। छोटी बहन घबराकर बोली, नहीं, ये झूठ है, उसने तो कहा था कि खाना बनाते समय हाथ कट गया था। सोहिब मशीन को घूरते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मशीन तो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। तीनों के चेहरे बदल चुके थे। उनकी यादों वाला निर्दयी भाई इन यादों के इंसान से बिल्कुल अलग था। तभी अगली याद शुरू हुई। शाहबाज अपनी छोटी बहन से पूछ रहा था, तुम सच में म्यूजिक सीखना चाहती हो? उस समय छोटी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, लेकिन म्यूजिक कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। घर की हालत बिल्कुल खराब थी। छोटी बहन ने धीरे से कहा, हाँ, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। उसकी आंखों में सपना देकर शाहबाज बिना कुछ बोले घर से बाहर चला गया। याद देखते हुए छोटी बहन की आंखें भर आईं। तब दूसरे भैया ने कहा था कि उन्होंने मेरी फीस दी थी, वरना मैं कभी पढ़ नहीं पाती। लेकिन दूसरे भाई ने तुरंत ताना मारा। देखा, पैसे की बात सुनते ही घर छोड़कर भाग गया था। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज थी ही नहीं उसमें। शिकायतें करने के बाद सब फिर से यादें देखने लगे। उस दिन के बाद से शाहबाज दिन में ढाबा संभालता और रात को एक क्लब में काम करने जाने लगा। वहाँ शराब खुलवाने का कमीशन और अमीर औरतों के साथ बैठकर पीने की टिप अच्छी मिलती थी। क्लब के लोग अक्सर उसके साथ बदतमीजी करते, लेकिन वह सब सह लेता। उसके मन में बस एक ही बात रहती, किसी तरह मेरी बहन की पढ़ाई पूरी हो जाए। तभी एक भारी आवाज आई, अरे क्या सोच रहा है, रानी मैडम को ड्रिंक पिला। आवाज सुनकर शाहबाज वर्तमान में लौटा। उसके सामने रानी मैडम बैठी थी। मोटा शरीर, भड़कीले कपड़े और शराब की तेज बदबू। वो पूरी तरह नशे में थी और गंदी नजरों से उसे घूर रही थी। अरे छोटे, तू तो बड़ा गोरा चिटा है, आ दीदी के साथ एक पैक पी। इतना कहकर उन्होंने शाहबाज को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया। डर के मारे शाहबाज तुरंत खुद को छुड़ाकर पीछे हट गया। रानी मैडम, मैं सिर्फ शराब सर्व करने आया हूँ, बहुत शरीफ बन रहा है। रानी मैडम गुस्से से चिल्लाई, इधर आ। अपने गुर्गों के सामने बेइज्जती होने पर वो आग बबूला हो गई। शाहबाज घबरा कर बोला, सॉरी मैडम, ये पैक मैं पी लेता हूँ। वो जैसे ही जबरदस्ती शराब पीने लगा, रानी मैडम फिर उसकी तरफ बढ़ी। आसपास खड़े लोग मजे ले रहे थे। वाह मैडम, मजा चखा दो इस हीरो को। शाहबाज बचपन से मेहनत मजदूरी करता आया था, इसलिए उसकी ताकत काफी थी। उसने पूरी ताकत से रानी मैडम को धक्का दिया और भागने लगा। लेकिन तभी धड़ाम, एक शराब की बोतल उसके सिर पर दे मारी गई। तेज दर्द के साथ उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। माथे से
से खून बहने लगा। मार डाला रे। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और सबको थाने ले जाया गया। जेल जाने से बचने के लिए रानी मैडम ने समझौता करने का फैसला किया। पहले तो शाहबाज तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे अपनी बहन शबाना की महंगी कॉलेज फीस याद आई, उसने हामी भर दी। उसने खून से सना चेहरा पोंछते हुए कहा, मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। पूरा 1 महीना लगा उसके माथे का घाव भरने में, लेकिन उसके चेहरे पर एक लंबा निशान रह गया। पहले से साफ सुथरा दिखने वाला उसका चेहरा अब डरावना लगने लगा था। इसीलिए उसने एक टैटू शॉप जाकर उस निशान पर लाल गुलाब का टैटू बनवा लिया। लगातार शराब पिलाने का काम करने से उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। एक बार तो अंदरूनी खून बहने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा। तब उसने वो काम छोड़ दिया। अभी मेरे भाई बहन अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, मैं अभी नहीं टूट सका। ये सब देखकर शबाना के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आईं। मेरी कॉलेज फीस उसने ऐसे कमाई थी। उसकी आवाज टूट चुकी थी। दूसरे भैया, आपने तो कहा था कि उस दिन मेरे बैग में अचानक पैसे मिल गए थे। मैं तो दूसरी याद ने तीनों भाई बहनों को अंदर तक हिला दिया था। लेकिन सालों की नफरत इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। सोहिब ने खुद को संभालते हुए ठंडे स्वर में कहा, शांत हो जाओ, उसने माँ बाप का खून किया था, ये सच है। कौन जानता है, शायद वो शुरू से ही दूसरों के पैसों पर जीना चाहता था। दूसरा भाई भी बोला, हमारी उम्र में तो हमें क्लब का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन उसे सब पता था, यहाँ तक कि अमीर औरतों के साथ बैठकर पैसे कैसे कमाते हैं। सच में घिन आती है। हालांकि यादों ने उन्हें झकझोर दिया था, लेकिन वे अब भी सच्चाई मानने को तैयार नहीं थे। उधर मेमोरी मशीन के साइड इफेक्ट की वजह से शाहबाज का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। साफ मशीन रोकना चाहता था, लेकिन सोहिब ने ठंडे स्वर में कहा, जिस इंसान ने अपने माँ बाप को मार दिया वो दया के लायक नहीं है। मशीन चलने दो, हमें पूरा सच देखना है। जल्द ही तीसरी याद शुरू हुई। दृश्य में शाहबाज अपने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ा था। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, शाहबाज, तुम्हारी आर्थिक हालत भले खराब हो, लेकिन तुम हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो। हमने तुम्हारे लिए दिल्ली के एक बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन और फुल स्कॉलरशिप का इंतजाम कर दिया है। उन्होंने एक एडमिशन लेटर और स्कॉलरशिप फॉर्म उसके हाथ में रख दिया। ये तुम्हारे लिए मौका है, तुम इस शहर से दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। शाहबाज की आंखें चमक उठी। थैंक यू सर, मैं मेहनत करूंगा, आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। उस पल उसके दिल में पहली बार अपने अच्छे भविष्य का सपना जागा। खुशी खुशी वो घर लौटा और सामान पैक करने लगा। यादें देख रहे उसके भाई फिर बोल पड़े, देखा, जैसे ही खुद निकलने का मौका मिला तुरंत सामान बांधने लगा। वो हमें छोड़कर भागना चाहता था, हमारे बारे में सोचता ही कब था। अच्छा हुआ हमें मारा नहीं, लेकिन असलियत कुछ और थी। शाहबाज सोच रहा था कि ढाबा बेचकर वो अपने भाई बहनों को किसी दूसरे शहर ले जाएगा। वो पढ़ाई के साथ काम भी करेगा ताकि सबकी जिंदगी किसी तरह चल सके। लेकिन उसी रात खाना खाने के थोड़ी देर बाद शबाना अचानक पेट पकड़कर दर्द से चीखने लगी। घबराकर शाहबाज उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, अपेंडिक्स फटने वाला है, लेकिन ऑपरेशन का खर्च 5000 रुपए आएगा। ये सुनते ही शाहबाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। वो डॉक्टर को बाहर गलियारे में ले गया और दरवाजा बंद करके उनके पैरों में गिर पड़ा। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए, मैं अभी जाकर पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, वरना अस्पताल वाले मुझे जवाब नहीं देने देंगे। शाहबाज ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं पैसे लेकर वापस जरूर आऊंगा। शाहबाज भागता हुआ घर पहुंचा। उसने पूरा घर उलट पुलट दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से सिर्फ 3000 रुपए ही जुटा पाया। यही उसकी सारी जमा पूंजी थी। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एडमिशन लेटर और स्कॉलरशिप फॉर्म पर पड़ी। वो कुछ देर चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसकी सुन्न आंखों में धीरे धीरे एक फैसला उभरने लगा। अगले ही पल उसने कांपते हाथों से अपना एडमिशन लेटर फाड़ दिया। फिर वो शहर की तंग गलियों के अंदर चला गया। अगर मैं खून बेचूं तो कितने पैसे मिलेंगे? सामने बैठे आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तेरा शरीर इतना कमजोर है, ज्यादा खून नहीं निकाल सकते, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। कुछ ही देर बाद एक मोटी सुई उसकी नस में घुस गई। गहरे लाल रंग का खून धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। कमजोरी से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तब जाकर खून निकालना बंद हुआ, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। उसने दांत भींचे और आखिरकार उस जगह जाने का फैसला किया जहां वो कभी नहीं जाना चाहता था। वो सीधे इलाके के बदमाश दागी भैया के पास पहुंचा। दागी भैया, क्या आप मुझे 1000 रुपए उधार दे सकते हैं? मेरी बहन अस्पताल में है, मैं जल्दी लौटा दूंगा। दागी भैया ने आंखें सिकोड़कर उसे घूरा। लौटाएगा? कैसे लौटाएगा? एक कटोरी नूडल्स बेचकर 5 रुपए कमाता है। 1000 रुपए लौटाने के लिए 200 कटोरियां बेचनी पड़ेंगी, ऊपर से ब्याज अलग। फिर उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आई। चल, मैं तुझे आसान रास्ता बताता हूँ। सुना है तूने पिछली बार रानी मैडम की बेइज्जती कर दी थी, एक काम कर दे, 1000 रुपए दूंगा, वापस भी नहीं मांगूंगा। इतना कहते ही उसके गुंडों ने शाहबाज को चारों तरफ से घेर लिया। शाहबाज कुछ बोल पाता उससे पहले उसे अस्पताल में दर्द से तड़पती शबाना याद आ गई। तभी दागी भैया ने जोर से मेज पर एक चाकू पटका। साले, रानी मैडम की इज्जत उतारकर ऊपर से पैसे भी ऐंठे। उसने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आज जो बोलेंगे वो करेगा, वरना तुझे भी खत्म कर दूंगा और तेरी बहन को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो चिल्लाया, पहले घुटनों पर बैठ, रानी मैडम से माफी मांग। आसपास खड़े गुंडे हंसने लगे। अरे दागी भैया, आज तो मजा आ जाएगा, इस हीरो की अकड़ निकाल दो। अगले ही पल शाहबाज पर लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। वो बस सिर बचाकर जमीन पर सिकुड़ गया। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर का दर्द सुन्न पड़ने लगा। जब उसमें उठने की भी ताकत नहीं बची, तब दागी भैया उसके सामने बैठ गया। चल, एक और ऑफर देता हूँ। उसने चाकू शाहबाज के सामने फेंका। अपने शरीर में एक वार कर ले, हर वार के 200 रुपए दूंगा। तेरी बहन को पैसे चाहिए ना? अब फैसला तेरे हाथ में है। यादें देख रहे उसके भाई बहन अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। शाहबाज कांपते हाथों से उस चमकते चाकू को देख रहा था। उसकी आंखों में इंसानी डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन मौत से लड़ रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने कांपते हुए हाथ चाकू की तरफ बढ़ा दिया। नहीं, अचानक सोहिब चीख पड़ा। वो अपनी सीट से उठ चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। दूसरा भाई और शबाना भी स्तब्ध होकर स्क्रीन देखने लगे, खासकर शबाना। वो हमेशा सोचती थी कि उसका
उसका बड़ा भाई उससे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसके ऑपरेशन के लिए भी पैसे नहीं देना चाहता था। लेकिन आज उसे पता चला कि वही भाई उसके लिए अपना खून बेच रहा था, खुद को मरवाने तक को तैयार था। शबाना रोते हुए बड़बड़ाई, वो ऐसा कैसे कर सकता था? अगर वो मर जाता तो? सोहिब ने गुस्से में अस्पताल के शीशे पर मुक्का मार दिया। कांच टूट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। कुछ देर बाद यादें फिर चलने लगी। अब शबाना खुद को रोक नहीं पाई। उसने मशीन हटाई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो सोचती थी कि वो बिगड़ गया है। रोज रात को बाहर रहता था, सिर पर टैटू बनवा लिया था। मुझे लगा वो गुंडों के साथ घूमता है, लेकिन उसने हमारे लिए इतना सब किया और कभी बताया भी नहीं। उसकी आवाज टूट गई, भैया, बड़े भैया। अस्पताल के बेड पर पड़े शाहबाज की उंगलियां हल्की सी हिल गईं। हार्ट मॉनिटर की धड़कनें अचानक बदलने लगी, क्योंकि ये पहली बार था जब शबाना ने होश संभालने के बाद उससे बड़े भैया कहा था। किसी को नहीं पता था कि वो इस एक शब्द का कितने सालों से इंतजार कर रहा था। सोहिब और दूसरा भाई पूरी तरह खामोश हो चुके थे। उधर लाइव स्ट्रीम में लोग भी बहस करने लगे। क्या कहाँ तो गया था कि उसका भाई बचपन से उन पर जुल्म करता था? अगर इसे जुल्म कहते हैं तो जिम्मेदारी किसे कहेंगे? बिना माँ बाप के बच्चे सच में बहुत दुख झेलते हैं। शाहबाज खुद नाबालिग था, फिर भी उसने अपने भाई बहनों को इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन कुछ लोग अब भी उसे दोषी मान रहे थे। मत भूलो कि वो कातिल है। सिर्फ भाई बहनों को पालने से माँ बाप का खून माफ नहीं हो जाता। ये कमेंट पढ़कर दूसरा भाई फिर खुद को संभालने लगा। लोग सही कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, उसने माँ बाप को मारा था। सोहिब ने चुपचाप सिगरेट जलाई, लेकिन पहली बार उसके दिल में अपने बड़े भाई के लिए नफरत डगमगाने लगी थी। तभी स्टाफ ने डरते हुए कहा, क्या हम मशीन बंद कर दें? मरीज बहुत दर्द सह रहा है, अगर आगे जारी रखा तो। नहीं, इस बार सोहिब ने उन्हें रोक दिया। उसकी आवाज पहली बार भर्रा गई थी, तेज चलाओ, मैं जानना चाहता हूँ उसने माँ बाप को क्यों मारा। अगली याद शुरू हुई। उस समय सोहिब का पहला बिजनेस बुरी तरह फेल हो चुका था। उस पर भारी कर्ज चढ़ गया था। जब गुंडों को वो नहीं मिला तो वे घर पर पैसे वसूलने पहुंच गए। उसी वक्त शाहबाज घर लौटा। उसने देखा घर के बाहर लाल पेंट फेंका गया था। सफेद दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कर्ज वापस करो। शाहबाज घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा घर तहस नहस पड़ा था। सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, यहाँ तक कि उनकी बची हुई 10 लाख की जमा पूंजी भी गायब थी। टेबल पर एक पर्ची रखी थी, सोहिब हमसे 1 करोड़ रुपए उधार लेकर भाग गया है, 1 महीने के अंदर पैसे लौटाओ वरना पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। पर्ची पढ़ते ही शाहबाज जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उस समय उसकी अपनी भी एक जिंदगी थी, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। शाहबाज सोचता था कि अब शायद उसकी जिंदगी थोड़ी शांत हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने फिर सब छीन लिया। उसने कांपते हाथों से पर्ची पर लिखा नंबर मिलाया, लेकिन सामने वाले ने फोन पर बात करने से मना कर दिया। जितने पैसे हैं लेकर सीधे हमारे अड्डे पर आ। कोई रास्ता नहीं था। शाहबाज अपनी गर्लफ्रेंड से उधार लिए हुए 20 लाख रुपए लेकर बारिश भरी रात में शहर के बाहर पड़े एक पुराने गोदाम में पहुंचा। जैसे ही गुंडों ने पैसों से भरा बैग देखा, वे हंस पड़े। अगले ही पल बेसबॉल बैट लिए कई आदमी उसे घेर कर खड़े हो गए। 1 करोड़ का कर्ज और तू 20 लाख लेकर आया है, हमसे मजाक कर रहा है? डर से उसका गला सूख चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, भैया पिछली बार आप लोग घर से 10 लाख भी ले गए थे, ये 20 लाख मिलाकर 30 हो गए, अभी 70 लाख बाकी है, थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब चुका दूंगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने खड़े लंबे निशान वाले गुंडे ने बैट उसके चेहरे पर दे मारा। भयंकर दर्द के साथ शाहबाज जमीन पर गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना फैल गया। साले हमें बेवकूफ बना रहा है, कौन से 10 लाख, हमने सिर्फ ये 20 लाख लिए हैं। शाहबाज दर्द से कराहते हुए बोला, ठीक है शायद मुझे गलतफहमी हुई, अब 80 लाख बाकी हैं, हम चुका देंगे। लेकिन गुंडे मानने वाले नहीं थे। उन्हें लगा शाहबाज झूठ बोल रहा है। गुस्से में उन्होंने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि उसके शरीर से खून बहने लगा और वो बिल्कुल बेहोश हो गया। तब जाकर वे रुके। एक गुंडे ने पूछा, जिंदा है क्या? दूसरे ने उसकी सांस चेक की, अभी जिंदा है, तो अस्पताल के बाहर फेंक दो, मर जाए तो नाले में डाल देंगे। कुछ देर बाद शाहबाज को अस्पताल के गेट के बाहर फेंक दिया गया। जब उसे होश आया, वो अस्पताल के बेड पर था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसका दायां पैर नहीं था। गुंडों की मार से उसका पैर इतनी बुरी तरह खराब हो चुका था कि डॉक्टरों को उसे काटना पड़ा। ये समझते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपाहिज बन गया। उसकी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। जब उसकी गर्लफ्रेंड को ये पता चला तो उसने भी तुरंत रिश्ता तोड़ लिया। एक अपाहिज आदमी मुझे और बच्चे को कैसे संभालेगा? और तुम्हारा भाई, वो तो खुद निकम्मा है, इतना कर्ज छोड़कर भाग गया। हमारी जिंदगी खत्म हो गई है शाहबाज। ब्रेकअप। एक के बाद एक लगे इन झटकों ने शाहबाज को अंदर से तोड़ दिया। उसने अस्पताल में ही आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन नर्सों ने समय रहते उसे बचा लिया। होश में आने के बाद उसने बार बार सोहे को फोन लगाया, लेकिन हर बार सिर्फ बंद फोन की आवाज आती। उधर गुंडे लगातार उसे धमका रहे थे। आखिरकार मजबूर होकर उसने वो रास्ता चुना जहाँ से वापसी नहीं थी। उसने पहले से जानने वाले एक दलाल फैसल भाई को फोन लगाया। फैसल भाई, अगर कोई अपना अंग बेचे तो कितने पैसे मिलते हैं? सामने से आवाज आई, तुझे पैसों की जरूरत है? अगर मैच मिल गया तो किडनी के 50 लाख मिल सकते हैं। शाहबाज ने तुरंत कहा, मैं टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, जल्दी करवा सकते हो? पहले खून चेक होगा, मैच मिला तो बात बनेगी। किस्मत से सिर्फ 3 दिनों में खरीदार मिल गया। जांच के बाद उसकी किडनी फिट पाई गई। जब उसके खाते में 50 लाख आए तो वो बिना कुछ बोले एक गैर कानूनी क्लिनिक के ठंडे ऑपरेशन टेबल पर लेट गया। बेहोशी की दवा धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगी और उसकी आंखें बंद हो गईं। 1 हफ्ते बाद जब वो चलने लायक हुआ तब भी 30 लाख बाकी थे। उसने फिर उन्हीं गुंडों को मिलने बुलाया। इस बार वो उसी पुराने गोदाम में पहुंचा। निशान वाले गुंडे ने उसे घूरते हुए कहा, अगर इस बार भी हमें बेवकूफ बनाया तो पैसे छोड़, सीधे तेरा सिर काट दूंगा। शाहबाज ने बैग खोलकर उनके सामने रख दिया। यहाँ 50 लाख हैं, 30 लाख अभी बाकी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बैग में भरे नोट देकर पहली बार गुंडे के चेहरे पर मुस्कान आई। वाह, तेरे भाई जैसा निकम्मा आदमी भी इतना अच्छा बड़ा भाई रखता है। कुछ ही दिनों में 50
50 लाख ले आया। फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 1 हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो तेरी एक बांह काट लूंगा। अचानक शाहबाज ने अपनी शर्ट उठा दी। उसने पेट पर बंधी पट्टियां खींचकर हटा दी। ताजा टांकों का लंबा निशान साफ दिखाई देने लगा। वो धीमी आवाज में बोला, ये 50 लाख मेरी किडनी बेचकर आए हैं। 1 हफ्ते में 30 लाख नहीं जुटा पाऊंगा। अगर हाथ काटना है तो अभी काट दो। उसकी बात सुनकर पूरा गोदाम शांत हो गया। निशान वाला गुंडा काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। कमाल है, तेरा भाई तो डरपोक निकला, लेकिन तू। उसने गहरी सांस ली। तू सच में मर्द है। कुछ देर बाद उसने हाथ हिलाया। छोड़ो, बाकी 30 लाख को तेरी किडनी का खर्च समझकर माफ किया। इतना कहकर वो अपने आदमियों के साथ गोदाम से बाहर चला गया। हालांकि वे अपराधी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शाहबाज अपने भाई का कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी तक बेच चुका है तो उनकी आंखों में भी उसके लिए इज्जत आ गई थी। यहीं पर याद अचानक खत्म हो गई। दूसरा भाई और शबाना कांपते हाथों से मशीन उतारने लगे, लेकिन सोहेब पागलों की तरह शाहबाज का कॉलर पकड़कर चिल्लाया, क्यों? आखिर क्यों? तूने इतना सब क्यों किया? अगर तू हमसे इतना प्यार करता था तो माँ बाप को क्यों मारा? क्या तू ये सब अपने गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए कर रहा था? की आवाज में बोलता गया, जब मेरा बिजनेस डूब गया था तब मैंने सूदखोरों से बहुत बड़ा कर्ज लिया था। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं बहुत डर गया था। मुझे पता था कि बड़े भैया घर में कुछ पैसे छिपा कर रखते हैं, इसलिए मैं नकली चोरी का नाटक करके घर से 10 लाख रुपए चुरा लाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था अगर मैं छिप जाऊंगा तो वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़े भैया मेरी जगह वो कर्ज चुका देंगे। इसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि शाहबाज के त्याग के सामने उसके सारे बहाने बहुत छोटे लग रहे थे। दूसरा भाई और शबाना भी खामोश बैठे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस भाई को वो पत्थर दिल समझते थे उसने उनके लिए अपनी इज्जत तक बेच दी, अपने शरीर के अंग तक बेच दी। ये सोचकर ही उनकी रूह कांप रही थी कि शाहबाज ने इतने सालों में कितना दर्द सहा होगा। लेकिन फिर भी वे खुद को यही समझा रहे थे, शायद ये सब माँ बाप की हत्या का प्रायश्चित था। उधर लाइव स्ट्रीम में लोग लगातार गुस्से में कमेंट कर रहे थे, ये तीनों भाई बहन सच में एहसान फरामोश हैं। भाई ने इनके लिए जिंदगी बर्बाद कर दी और ये उसी यादें पढ़ रहे हैं। यादें पढ़ने का दर्द सिर्फ शरीर का नहीं होता, इंसान को अपने सारे पुराने जख्म दोबारा जीने पड़ते हैं। क्या ऐसा इंसान सच में अपने माँ बाप का कातिल हो सकता है? मुझे तो पूरी कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही है। हालांकि कुछ लोग अब भी कह रहे थे हो सकता है वो अपने गुनाह का प्रायश्चित कर रहा हो। लेकिन तभी मेमोरी मशीन फिर आगे बढ़ी। यादें तेजी से उस दिन के पास पहुंच गईं, जिस दिन कथित हत्या हुई थी। शाहबाज टीवी पर खबर देख रहा था। समाचार में सोहेब दुनिया का पहला सफल ऑपरेशन करने के लिए सम्मानित हो रहा था। शाहबाज के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। दूसरा भाई अब शहर का सबसे बड़ा युवा बिजनेसमैन बन चुका है। सोहेब भी दुनिया का मशहूर सर्जन बन गया। और शबाना, उसने अपनी बहन के कॉन्सर्ट का पोस्टर उठाया। आज उसका कॉन्सर्ट है। हालांकि शबाना ने उसे नहीं बुलाया था, फिर भी उसने चुपके से टिकट खरीद रखी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में फैल रही थी। टेबल पर रखी मेडिकल रिपोर्ट हवा से हिल रही थी। उस पर साफ लिखा था, स्टेज 4 पेट का कैंसर। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, तुरंत इलाज की जरूरत है। शाहबाज हल्का सा मुस्कुराया। मैंने माँ से किया वादा पूरा कर दिया। अब शायद मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी बाकी था। उस रात आखिर हुआ क्या था? मैंने माँ बाप को क्यों मारा और मेरी यादें अधूरी क्यों है? असल में इन 25 सालों में उसने कभी सच्ची तलाश बंद नहीं की थी। पुरानी जगह, पुराने लोग, पुरानी बातें, वो हर सुराग जोड़ता रहा। आखिर 2 महीने पहले उसे एक बड़ा सुराग मिला। उस दिन उसने शबाना को फोन किया, शबाना मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर समय मिले तो घर साफ कर देना। शबाना ने बेरुखी से कहा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? और फोन काट दिया। शाहबाज बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने बैग उठाया और सच की तलाश में निकल पड़ा। घर का दरवाजा बंद करते समय उसे महसूस हुआ शायद अब वो हमेशा के लिए अपने भाई बहनों की जिंदगी से गायब हो जाएगा। लेकिन किसी को उसके जाने का एहसास तक नहीं हुआ। करीब 1200 किलोमीटर दूर एक छोटे कस्बे में उससे आखिरकार वो इंसान मिल गया जिसने उस रात सब देखा था। एक बूढ़ा आदमी। जैसे ही बूढ़े ने शाहबाज का चेहरा देखा वो रोने लगा। मुझे माफ कर दो, उस वक्त मैं बहुत गरीब था, कई दिनों से भूखा था। तुम्हारे पिता ने मुझे नूडल्स खिलाए। लेकिन उसकी आंखों में अजीब पागलपन उतर आया। बाकी लोगों की कटोरी में चिकन था, लेकिन मुझे सिर्फ सादा नूडल्स दिए गए। मुझे लगा वो मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया जो लोग मुझे नीचा दिखाएंगे वो जिंदा नहीं रहेंगे। शाहबाज का पूरा शरीर कांपने लगा। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला। तुम्हारे माँ बाप को मैंने मारा था। शाहबाज चीख पड़ा। नहीं, लेकिन मेरी यादें, मुझे कुछ याद क्यों नहीं? उसने बूढ़े का कॉलर पकड़ लिया। बूढ़ा रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारे पिता पर पीछे से हमला किया। तुम्हारी माँ मदद के लिए चिल्लाई तो मैंने उन्हें भी मार दिया। उस वक्त मैं पागल हो चुका था। फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत छोटे थे। मैं तुम्हें मार नहीं पाया, इसलिए तुम्हें बेहोश करके भाग गया। शाहबाज पूरी तरह सुन्न पड़ गया। 25 सालों से जिस सच ने उसकी जिंदगी तबाह कर रखी थी वो आज उसके सामने था। कुछ देर बाद उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम गलत है। उस दिन मेरे पापा ने तुम्हारा अपमान नहीं किया था। बूढ़े ने सिर उठाया। शाहबाज की आंखें भर आईं। उन्होंने चिकन का पीस नूडल्स के नीचे छिपाया था और तुम्हारे लिए एक अंडा भी रखा था। उन्हें डर था कि कहीं तुम्हें शर्म महसूस न हो। वो चाहते थे कि तुम्हें लगे सबको एक जैसा खाना मिला है। वो चिकन मैंने अपने हाथों से रखा था। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी पत्थर की तरह जम गया। नहीं, ये झूठ है। लेकिन शाहबाज की आवाज टूट चुकी थी। मैंने खुद रखा था, मैं कैसे झूठ बोलूंगा? बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। आखिरकार उसने शाहबाज के माँ बाप की मौत की सजा स्वीकार कर ली। वो शाहबाज के साथ वापस शहर लौट आया। उसी चौराहे पर जहाँ सालों पहले शाहबाज के माँ बाप मारे गए थे। उस बूढ़े ने जहर पी लिया। फिर उसने शाहबाज से कहा कि उसे रस्सियों से बांध दे ताकि वो अपने गुनाह की सजा भुगत सके। वो घुटनों के बल सड़क पर बैठ गया और अपनी जिंदगी देकर अपने अपराध का प्रायश्चित करने लगा। और दूसरी तरफ शाहबाज ने एक आखिरी फैसला लिया। वो सीधे पुलिस स्टेशन चला गया क्योंकि वो अपने
अपने भाई बहनों पर कोई बोझ नहीं छोड़ना चाहता था। उसने सोचा अगर मैं खुद सरेंडर कर दूं तो कम से कम मेरी मौत के बाद कोई तो होगा जो मेरी लाश उठाएगा। यहीं पर मेमोरी रीडिंग पूरी तरह खत्म हो गई। शाहबाज की पूरी जिंदगी, उसका हर दर्द, हर कुर्बानी दुनिया के सामने खुल चुकी थी। लाइव स्ट्रीम के पीछे बैठ पूरी जिंदगी, उसका हर दर्द, हर कुर्बानी दुनिया के सामने खुल चुकी थी। लाइव स्ट्रीम के पीछे बैठे लाखों लोग रो रहे थे और दूसरी तरफ जो भाई बहन कभी उस पर भरोसा नहीं कर पाए वे पूरी तरह टूट चुके थे। शबाना कांपते हाथों से शाहबाज के माथे के पुराने निशान को छू रही थी। उस असली घाव को महसूस करते ही वो जोर जोर से रो पड़ी। भैया उठो, मैं गलत थी, भैया प्लीज आंखें खोलो। सोहेब जो हमेशा उसे गैर जिम्मेदार समझता था, जो उसे माँ बाप का कातिल मानता था, वो अस्पताल की फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकरा रहा था, वो फूट फूट कर रो रहा था। दूसरा भाई पागलों की तरह बाहर भागा। जिस भी डॉक्टर को देखता उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। प्लीज मेरे भैया को बचा लो, डॉक्टर साहब उन्हें बचा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन मुख्य डॉक्टर ने भारी आवाज में सिर झुका दिया। सॉरी, हमने पूरी कोशिश की, आप खुद डॉक्टर हैं, आप उनकी हालत समझते हैं। ये सुनते ही दूसरा भाई पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखें पूरी तरह खाली हो चुकी थी। नहीं, भैया ने पूरी जिंदगी इतना दर्द सहा, भगवान उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उधर पुलिस ने भी लाइव स्ट्रीम देखने के बाद ऐलान कर दिया शाहबाज निर्दोष था, क्योंकि असली कातिल ने खुद जहर पीकर अपना अपराध स्वीकार किया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लंबे समय तक मेमोरी मशीन का इस्तेमाल और आखिरी स्टेज का कैंसर। शाहबाज का शरीर अब और नहीं सह पाया। अस्पताल के कमरे में मशीनों की तेज आवाज गूंजने लगी। डॉक्टर और नर्सें दौड़कर अंदर आए, लेकिन किस्मत शायद अपना फैसला कर चुकी थी। आखिरकार शाहबाज हमेशा के लिए चला गया। हाँ, एक चीज जरूर अच्छी हुई, मरने से पहले उसने पहली बार अपने भाई बहनों के मुंह से भैया सुना। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे आखिरकार सुकून मिल गया हो। और दूसरी तरफ उसके भाई बहन रो रो कर टूट चुके थे, लेकिन अब शाहबाज कुछ नहीं सुन सकता था। उसकी अंतिम रस्मों के बाद तीनों भाई बहन वापस अपने पुराने कस्बे लौटे, उसी छोटे नूडल्स वाले ढाबे में जहाँ उनका बचपन बीता था। घर बिल्कुल साफ था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी कोई वहाँ रहता हो। तभी उनकी नजर मेज पर रखे एक खत और 3 पासबुक्स पर पड़ी। ये शाहबाज की आखिरी निशानी थी। सोहेब ने शाहबाज का पुराना सामान खोला, लेकिन अंदर कुछ खास नहीं था। बस कुछ पुराने कपड़े, फटी हुई और दोबारा जोड़ी गई कॉलेज एडमिशन लेटर और एक पुरानी फोटो। वो फोटो माँ बाप के मरने से 1 हफ्ते पहले खींची थी। फोटो में शाहबाज बीच में खड़ा था, दोनों भाई उसे दोनों तरफ थे और छोटी शबाना हंसे हुए सबसे आगे खड़ी थी। इसके बाद उन्होंने शाहबाज का खत पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले सोहेब के लिए लिखा था, सोहेब मेरे जाने के बाद तुम घर के बड़े हो, अपने भाई बहनों का ख्याल रखना, बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क मत लेना, कुछ पैसे हमेशा बचा कर रखना। मैं तुम्हारा अच्छा बड़ा भाई नहीं बन पाया, अब सब तुम्हारे भरोसे है। फिर दूसरे भाई के लिए लिखा था, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा, तुम हमेशा मेरे सबसे होनहार भाई थे। पासबुक में जो पैसे हैं उनसे अपनी शादी कर लेना, समझना बड़े भैया की तरफ से छोटा सा तोहफा है, मेरी औकात बस इतनी ही थी, मुझसे नाराज मत होना। फिर शबाना के लिए, शबाना मुझे खुशी है कि तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। मैं कई बार चुके से तुम्हारे कॉन्सर्ट देखने गया, तुम बहुत अच्छा गाती हो। अफसोस अब आगे तुम्हारे गाने नहीं सुन पाऊंगा। अगर हो सके तो कभी कभी मेरी कब्र के पास अपना नया गाना चला देना। इसके बाद खत में हल्की सी हंसी वाला निशान बना था। फिर नीचे लिखा था, मजाक कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री बहुत खराब जगह है, अपना ध्यान रखना, हमेशा इज्जत से जीना। ये पढ़ते पढ़ते सोहेब का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। अब पहली बार उसे समझ आया घर का बड़ा होना कितना भारी बोझ होता है। दूसरा भाई आंसू रोके हुए रसोई में चला गया। शबाना ने कांपते हाथों से खत छीन लिया, उसके आंसू कागज पर गिरते जा रहे थे। कुछ देर बाद दूसरा भाई खाना लेकर आया। उसने शाहबाज की फोटो सबसे ऊपर रखी और उसके सामने एक कटोरी सादा नूडल्स रख दी, वही सादा नूडल्स जो बचपन में उनके माँ बाप उन्हें खिलाया करते थे।